नमस्कार दोस्तों। तो वीडियो लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये ना हमारी 5वीं क्लास है, मानव संसाधन। ये क्लास 8th की जियोग्राफी की क्लास है, ठीक है ना। क्लास 8th की जियोग्राफी की क्लास है और ये 5वीं क्लास हमारी है मानव संसाधन। ठीक, इसके पहले के कुछ और क्लासें हो चुकी हैं, आप पीछे जाकर के वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला चैप्टर मानव संसाधन के बारे में। देखिए क्या बताएं। चलिए, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। देखिए पहला सेंटेंस कह रहा है कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, है ना। क्योंकि जनता जो है ना, अगर वही पढ़ी लिखी नहीं होगी, उसके अंदर स्किल नहीं होगी, तो काम कैसे कर पाएगी। अगर वो ठीक से काम नहीं करेगी तो देश का विकास कैसे होगा, ठीक, अपना विकास कैसे करेंगे, राज्य का विकास कैसे होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है ना, कि जिस देश की बात की जाए ना, वहाँ के लोग क्या होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, उनके अंदर क्या होनी चाहिए, अच्छा साक्षरता होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से होनी चाहिए, है ना। तभी तो वो आउटपुट बढ़िया दे पाएंगे। वैज्ञानिक पैदा होंगे, टीचर पैदा होंगे, रिसर्चर पैदा होंगे, इस तरीके से होगी। तो ये सेंटेंस जो कह रहा है ना कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं, ठीक, ये बात है। दूसरा कह रहे हैं, देखिए, प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है, ठीक। यानी जो प्रकृति है वो आपको क्या प्रोवाइड करा रही है, अगर वो चीज़ जो प्रकृति आपको दे रही है मानव के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, तभी तो क्या होगा, वो उसका इम्पोर्टेंस होगा। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। लोग ही तो सब करते हैं ना। जैसे अब क्या हो गया कि प्रकृति से हमको खनिज मिल रहा है, अयस्क मिल रहा है, और उसका क्या कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर करके इस्पात बना रहे हैं, लौह बना रहे हैं, या उससे धातुएं बन रही हैं। उन धातुओं से बड़े बड़े कंटेनर बन रहे हैं, प्लेन तक बन रहे हैं, रेल बन रही है। तो ये सब क्या है, ठीक है ना। तो ये क्या है भैया कि लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे क्या करते हैं, संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है, ठीक। स्वास्थ्य, शिक्षा और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, शिक्षा होनी चाहिए, ठीक, और क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। आगे देखिए, अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक है ना। मतलब हर जगह एक ही टाइप के लोग नहीं रह रहे हैं ना। वही बात यहाँ पर की जा रही है कि जैसे अन्य संसाधन भी हर जगह समान रूप से नहीं मिलते हैं ना, उसी तरीके से मानव संसाधन जो है ना, वो भी विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक। अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं, उनकी संख्या और लक्षण भी भिन्न हैं। समझ रहे हैं ना। देखिए, जैसे एक गांव में इतने लोग रह रहे हैं ना, ये सब एक गांव में सब बराबर संख्या में तो लोग नहीं रहते ना। देखिए, जैसे ये बात करें कि मेरे गांव में 1000 लोग हैं, मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं, ठीक, मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। तो उसी तरीके से हर एक देश में चीज़ें बराबर नहीं हो सकती, ठीक। तो अब देखिए, अब मानव पढ़ा लिखा होगा, स्किल होगा, तभी तो क्या कहते हैं, वो आगे सर्वाइव कर पाएगा और समय के हिसाब से चल पाएगा। तो अब ये देख लीजिए कि जो मानव है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की, PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास, ठीक। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना, ठीक। बस इतना याद रखिए, कौशल विकास योजना की बात की जा रही है, ठीक। चलिए आगे देखिए। अब देखिए जनसंख्या का वितरण, जैसे अभी बताया गया ना कि मानव जो है, मानव संसाधन जो है हर जगह समान नहीं है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बात की जा रही है। तो जनसंख्या का वितरण कैसा होता है भैया कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं ना, उसे जनसंख्या वितरण या प्रतिरूप कह रहे हैं। जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप, विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग
भूपृष्ठ के 30% भाग पर निवास करता है। ठीक, विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, हर जगह जनसंख्या बराबर नहीं। जैसे अब आप देख लीजिए, भारत है, भारत इस समय विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, फिर चाइना है, जापान है, अमेरिका वगैरह में और कम जनसंख्या है। ठीक है, यूरोप में, हर एक कंट्री में, हर एक देश में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है ना, अलग अलग है, याद रखिएगा। ठीक, तो जैसे अब यूँ समझ लीजिए कि दक्षिण में दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। ठीक, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतीय और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे अमेजन वगैरह में आपने देखा था पिछली क्लास में कि कहाँ इतनी ज़्यादा जनसंख्या वहाँ नहीं थी ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पर घने जंगल हैं। ठीक, या क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय एरिया है, वहाँ पर भी बहुत मुश्किल से लोग रहते हैं। ऊंचा पर्वत है, वहाँ पर एक तो मैदान नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर फसलें उगाई जा सकें ठीक से, तो इसीलिए ऐसी जगहों पर कम जनसंख्या होगी। लेकिन अधिकतर जनसंख्या कहाँ रहती है? दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका में, ये सब घने बसे हैं। और भी जगहों पर हैं लेकिन कम। आगे देखिए, विषुवत के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत के उत्तर में अधिक लोग हैं। क्यों? क्योंकि पता ही भैया कि ज़्यादातर जो लैंड है ना, स्थल हैं, वो उत्तरी हेमिस्फीयर में ही है। दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम जगह है, बहुत कम स्थल खंड भी हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा कहाँ लोग रह रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा रहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कम लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों में, एशिया और अफ्रीका में रहते हैं ना। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। ठीक, इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, ये देखिए सबसे ज़्यादा अधिक घनी आबादी वाला देश कहाँ है? विश्व की घनी आबादी वाले देश, विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर देखो कैसे। अब देखिए इस समय ना सबसे ज़्यादा कहाँ जनसंख्या है? भारत में है। ठीक, तो ये देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस समय भारत में है। तो पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर चीन है। ठीक, देख रहे हैं यूएसए है, फिर इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान, इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडिया में है इस समय। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पहले समझ लीजिए। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति। तो जनसंख्या घनत्व समझिए ऐसे, देखिए कि जनसंख्या का घनत्व पृथ्वी पृष्ठ का मतलब है भूपृष्ठ की बात करें, भूपृष्ठ के 1 इकाई क्षेत्र में, 1 इकाई का मतलब 1 किलोमीटर की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक, 1 इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति वर्ग किलोमीटर की बात की जा रही, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है इसको। किसको? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है। तो संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व कितना है? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में। ठीक, इसके पश्चात पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक, तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है भैया? याद रखिएगा, देखिए सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ है? दक्षिण मध्य एशिया में। ठीक, इसके पश्चात कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक, विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग। ठीक, प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की जनसंख्या कितनी है? ये देखिए भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भारत की जनसंख्या घनत्व है। ठीक, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। देखिए आगे यहाँ क्या कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे लोग रह रहे हैं ना, तो कहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं और उसका कारण क्या है, पीछे बात हो चुकी है, यहाँ भी जान लीजिए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है, देखिए भौगोलिक कारक है ना, जोग्राफिकल कारक भी, जहाँ पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो पहला कारक भौगोलिक कारक में स्थलाकृति है। स्थलाकृति मतलब अगर वहाँ पर मैदानी एरिया है, ठीक, समतल जम भूमि ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। और क्यों ज़्यादा वहाँ लोग रहेंगे? क्योंकि वहाँ पर उनको पीने के लिए ठीक से पानी उपलब्ध हो पाएगा, घर बनाने के लिए ज़मीन उपलब्ध हो पाएगी, फैक्ट्रियाँ वगैरह उद्योग लगाने के लिए चीज़ें व्यवस्थित हो पाएंगी। ठीक,
तो ज़्यादातर लोग ना पर्वतों से ज़्यादा मैदानी एरिया में रहना पसंद करते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि लोग सदैव पर्वतों पठारों की तुलना में कहाँ, मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो, खेती है, विनिर्माण है, सर्विस सेक्टर है, वहाँ ठीक से उपलब्ध हो पाएगा। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, जबकि इंडीज, आल्पस और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। दूसरी बात जलवायु है। ठीक, जलवायु क्या है, अगर जलवायु बहुत ज़्यादा कठोर है वहाँ की, या तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो तब भी वहाँ नहीं रह पाएंगे ना लोग। ठीक, तो जलवायु कैसे होनी, सम जलवायु होनी चाहिए। तो देखिए, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी है, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय क्षेत्र में, कनाडा, अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं, है ना। ऐसी जगहों पे लोग नहीं रहना चाहते। तो भौगोलिक कारक समझ लीजिए कि स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, मृदा देख लीजिए, अगर वहाँ की मृदा उपजाऊ है तो वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे ना। तो उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगहो नदी, है ना, चांगजियांग, मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी अच्छी है, वहाँ फसल अच्छी हो जाएगी। ठीक, पहाड़ी एरिया में कम लोग रहना पसंद करेंगे। दूसरा है जल। ठीक है ना। अब देखिए, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। अलावड़ी मतलब जहाँ मीठा जल है, वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता लोग ऐसे ही देते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर अलावड़ी जल होता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल है। ठीक, आगे देखिए खनिज। तो खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज इन क्षेत्रों में लोग को रहने के लिए प्रेरित करती है। तो खनिज भी क्या होते हैं कि ये भी भौगोलिक कारक है। ठीक, लोगों के बसने का। अब देखिए, दूसरा प्राकृतिक कारक है। अच्छा, ये भौतिक कारक हो गया। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी है लोगों के रहने की, बसने की। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, आर्थिक कारक क्या हो सकता है ना, इकोनॉमिक फैक्टर भी है कि अगर औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। तो अब यूँ समझ लीजिए कि भैया, जैसे आजकल क्या है ना कि भारत में यूपी से, बिहार से और राज्यों से बड़े बड़े शहरों में जाते हैं काम करने, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि इकोनॉमिक फैक्टर, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ, वहाँ लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा। तो इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि जहाँ पर कम रोज़गार है वहाँ से शिफ्ट होने लगते हैं कि हाँ, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ रोज़गार के उनके चांस ज़्यादा होते हैं। तो आर्थिक, इकोनॉमिक कारक भी है कि लोग क्या करते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, इसीलिए लोग वहाँ पर शिफ्ट होते हैं। जापान में जैसे ओसाका है, भारत में बम्बई है, 2 घने बसे क्षेत्र हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसानी से काम वगैरह भी मिल जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, कुछ कल्चरल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी है, जेरूसलम है, वेटिकन सिटी है, ये धार्मिक रीजन है जिसकी वजह से लोग वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ भी जनसंख्या घनत्व बढ़ सकता है। सामाजिक फैक्टर भी हो सकते हैं, अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में अत्यधिक घने बसे हैं, उदाहरण के लिए जैसे पुणे है। ठीक, पढ़ने लिखने के लिए भी बहुत लोग क्या कहते हैं, जाते हैं, शिक्षा, अच्छा आवास के लिए, रहने के लिए। तो इसलिए सामाजिक कारक भी इसके लिए एक फैक्टर है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, एक जीवन प्रत्याशा शब्द दिया है, इसका क्या मतलब हुआ कि यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। मतलब कितने वर्ष तक लोग अधिक से अधिक अगर ज़्यादातर जिएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ की जीवन प्रत्याशा अच्छी है। ठीक है ना। तो ये हो जीवन प्रत्याशा, समझ लीजिए। अब देखिए, जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन ये भी देख लें। ठीक, अब जनसंख्या परिवर्तन क्या भी है कि जनसंख्या परिवर्तन से मतलब क्या है कि एक निश्चित अवधि में, जैसे एक निश्चित अवधि मतलब 1 साल भी हो सकता है, वो 10 साल भी हो सकता है। तो 1 साल मान लीजिए कि एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन, जैसे 1 साल में लोगों की संख्या में क्या परिवर्तन होगा, उसी को कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है ना, वो कभी घट रही, कभी बढ़ रही, तेज़ी से बढ़ रही, यह कई गुना बढ़ गई है। ठीक, जैसे अब देखिए, एक चित्र कह रहा है कि देख लीजिए 6.3 चित्र देख लीजिए, 6 नहीं भाई, यहाँ पर देख लीजिए कैसे, कौन सा है ये देखिए, दिख रहे हैं तेज़ी से कैसे जनसंख्या बढ़ रही, ये देखिए, देख रहे हैं। अब देखिए 500 ईसा पूर्व में 100 मिलियन लोग थे। ठीक, ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व तक आते आते 170 मिलियन हो गए। ठीक, 1000 ईस्वी में देखिए क्या होता रहा है कि 265 मिलियन लोग हो गए। 1500 में
400 मिलियन। इस तरीके से जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना, 2025 तक देखिए कि क्या स्थिति है। 2025 तक देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ठीक, 8,525 मिलियन लोग, यानी 8 अरब की जनसंख्या पार कर गए हैं। ठीक, भारत में अब क्या है, विश्व में 8 अरब से ज़्यादा जनसंख्या हो गई है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपका जनसंख्या में चेंज हो रहा है ना, इसी को कहते हैं क्या, जनसंख्या परिवर्तन। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हो रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा जन्म दर है, बहुत ज़्यादा मृत्यु दर है, इसकी वजह से भी हो सकता है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर देख लीजिए ना, ये देख रहे हैं 1800 तक देखिए कितना धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है। 900 मिलियन थी, और उसके बाद 1900 में देखिए क्या स्थिति हो गई। 1900 में सीधे कितनी जनसंख्या हो गई, देखिए 1900 में सीधे 1625, 900 से सीधे 1625। तो ये जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना, ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ी है जनसंख्या। कब, 1800 ईस्वी की बात कर रहा है। ठीक, 1800 ईस्वी से बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है, ध्यान रखिए। चलिए अब देखिए, बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बहुत सारी सुविधा नहीं थी, क्या कहते हैं, सार्वजनिक अस्पताल वगैरह, इन सब चीज़ों की असुविधा थी, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उचित स्वास्थ्य, देखिए उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। ठीक, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं था। ठीक, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन भी नहीं होता था। इसकी वजह से क्या होता था कि बच्चे जन्म तो लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। ठीक, 1800 तक। फिर देखिए 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद, मतलब 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहने लगे। ठीक है ना। उसके बाद 1999 से में 30 वर्षों की अवधि में कम से कम 30 वर्षों की अवधि में जनसंख्या दुगनी, यानी 6 अरब हो गई थी। याद रखिए, 30 वर्षों की अवधि में बहुत कम समय में क्या हो गया है, 6 अरब जनसंख्या हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या है भैया, खाद्य आपूर्ति, औषधियों के कारण मृत्यु दर में कमी हो गई, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। तो जन्म दर अधिक रही, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आई सामने। तो कब जनसंख्या की विस्फोट की स्थिति आई, ये याद रखिएगा कि 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई थी। ठीक, जबकि 1804 में कितना दिख रहे हैं ना, 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी। ठीक है ना, मतलब 150 साल में देखिए क्या हो गया, 3 अरब जनसंख्या हो गई। तो ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आई। ठीक, आगे देखिए, बच्चों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर का मतलब क्या हुआ कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। ये सब डिफिनेशन याद रखिए, बहुत ज़रूरी है कि जन्म दर क्या है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है इसे। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। ठीक, जन्म दर क्या हो गया कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। ठीक, और मृत्यु दर क्या हो गया कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। आना जाना ये सब प्रवास होता है। ठीक, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। इस देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, एक देश है, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो अंतर होता है ना, उसी क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है, प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना। ठीक, जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या हुआ, प्राकृतिक वृद्धि दर का बढ़ना। और प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, अभी अभी बता दिया। ये देखिए, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होता है कि एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो अंतर है, उसी को कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। ठीक,
अब देखिए, ये देखिए क्या चित्र बनाया है, जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई है। जन्म दर अगर मान लीजिए, ठीक, मृत्यु दर ऊपर है, जन्म दर नीचे है, ठीक, यानी जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम, जन्म दर ज़्यादा। तो मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि है। सिंपल बात है। जनसंख्या वृद्धि किसे कह रहे हैं? मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना। यहाँ देख रहे हैं ना, ये जन्म दर बहुत ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है। इससे क्या हो रहा है? ये जनसंख्या वृद्धि हो रही है। स्थिर जनसंख्या क्या होता है? जब जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो जाए, वो क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर का समान क्या हो जाता है? जनसंख्या स्थिर हो गई। अब जनसंख्या में कमी का क्या मतलब हुआ? कि मृत्यु दर ज़्यादा है, जन्म दर कम है। जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना जनसंख्या कम होना हो गया। ठीक है ना? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेफिनेशन इसे याद रखिए। चलिए आगे कुछ शब्दावली है, यहाँ पर देख लीजिए। आप्रवास का क्या मतलब हुआ? कि जब व्यक्ति नए देश में जाता है वो क्या होता है? आप्रवास। उत्प्रवास क्या होता है? जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। ठीक, छोटी छोटी डेफिनेशन है, सब याद रखिए, सीधी सीधी एग्जाम में आ जाता है ये सब चीज़। ठीक, आगे देखिए। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। जैसे अब गांव में बहुत लोग रह रहे हैं ना, गांव से वो शहर चले गए तो गांव में जनसंख्या कम हो गई, है ना? तो ये प्रवास का एक भी कारण है। लेकिन शहरों में जनसंख्या बढ़ गई, शहर में क्या हुआ? गांव से लोग आ गए काम करने के लिए, तो वहाँ जनसंख्या बढ़ गई। तो इसलिए क्या होता है? प्रवास भी एक कारण है जनसंख्या के परिवर्तन का। ठीक, लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी, देखिए उत्प्रवास क्या है? जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। आप्रवासी क्या है? वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ठीक, याद रखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास संख्या बढ़ी है इसकी वजह से। सूडान देश एक ऐसा देश है ना, जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उपवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया जाता है। ठीक, आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों की ओर चले जाते हैं। जैसे अब देखिए, भारत जैसा विकासशील देश है, तो भारत के मैक्सिमम लोग कहाँ चले जा रहे हैं? अमेरिका चले जा शिफ्ट हो जा रहे हैं, है ना? अमेरिका जाना चाहते हैं। ठीक, तो वही चीज़ है कि भैया जहाँ पर उनको क्या कहते हैं, रोजगार के अवसर ज़्यादा है ना, वो देश छोड़ करके वहीं जाते हैं। तो ये प्रवाह, इससे भी जनसंख्या में बड़ा अंतर आता है। ठीक, देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जाते हैं। ठीक, गांव में पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं तो लोग क्या कहाँ चले जाते हैं? शहरों में जाकर के रूम लेकर के बच्चे रह रहे हैं, या वो लोग रहे पढ़ाई लिखाई के लिए वो सब जा रहे हैं, कोई स्वास्थ्य के लिए जा रहा है। तो ये सब जरूरी है, ध्यान देखिएगा। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप देख लीजिए। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है ना? जनसंख्या वृद्धि की दर हर जगह एक ही नहीं, अलग अलग है। ठीक, विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है ना, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है ना। कुछ देशों जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। ठीक, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है तो जनसंख्या में परिवर्तन बहुत कम समझ में आएगा। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। ठीक, जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूपी हैं, याद रखिए। अन्य देशों में जैसे यूके में निम्न जन्म दर है और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद है। ठीक, तो वहाँ दोनों चीज़ हैं, निम्न जन्म दर है, निम्न जन्म दर और मृत्यु दर दोनों है वहाँ पे। ठीक, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर कम है। ठीक है ना? ये देखिए, यहाँ देख लीजिए ये चित्र क्या दिखा रहा है, जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें हैं। ये देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए, मैप को। ठीक, कैसे? यहाँ देखिए, अब ये देखिए नीला वाला क्या कह रहा है? अति उच्च प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर। तो नीला वाला जहाँ है अति उच्च 3% या अधिक। देखिए एक ये वाला एरिया हो गया, अफ्रीका का कुछ एरिया हो गया, देख रहे हैं ना यहाँ पर, और ये कुछ एरिया हो गया। यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर अधिक है। ठीक,
उसके बाद देखिए ब्राउन वाला, यहाँ पर देखिए ये पूरे बेल्ट में यहाँ पर अति उच्च है, 2 से 2.9% तक। यहाँ ये पूरा अफ्रीका का ज़्यादातर एरिया, ये वाला एरिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब एरिया देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, उच्च वार्षिक दर है। ठीक, उसके बाद देखिए कि कुछ हल्का येलोइस वाला है। ठीक, तो वहाँ पर क्या है, कुछ हम जैसे अब ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया देखिए, ये सब एरिया। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, आदर्श स्थिति है। ठीक, उसके बाद प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर निम्न है। कहाँ पर, ये सब एरिया में प्राकृतिक वृद्धि दर की स्थिति यहाँ पर सब निम्न है। ठीक, निम्न में, और जीरो या ह्रास में जा रहा है, घटा में जा रहा है। देखिए ह्रास में, ये यूरोप का बहुत सारी कंट्री है, और ये देखिए रूस का ये वाला बेल्ट देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये सब चीज़ तो कम है। ठीक, मैप ध्यान रखिए। चलिए, ये क्या था, जनसंख्या संगठन की बात कर रही है। ठीक, तो जनसंख्या संगठन क्या होता है, देखिए जनसंख्या संगठन क्या है कि किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। ठीक, उदाहरण के लिए बांग्लादेश, जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक संपन्न है। ठीक है ना। अब जनसंख्या संगठन की बात की जा रही थी, एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता है। तो भैया क्या हुआ कि लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, है ना, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। ठीक, अब देखिए जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। ठीक, तो इसलिए जनसंख्या संगठन ये सब बताता है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि क्या है, जनसंख्या पिरामिड है ना, जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ठीक, जिसे एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाएगा भैया कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। ठीक, ये बात बताती है जनसंख्या पिरामिड। ठीक है ना। और देखिए कुल जनसंख्या का प्रतिशत, इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। ठीक, जैसे अब इधर देखिए, यहाँ पर यहाँ से चीज़ें शुरू हो रही। ये एक जनसंख्या पिरामिड है, ये देख लीजिए, एक जनसंख्या पिरामिड है। तो इसमें ये जो वाला दिख रहा है, ये क्या है, स्त्री है और ये पुरुष है। तो अब देखिए 0 से 4 आयु वर्ग में देख लीजिए कि जनसंख्या प्रतिशत कितना है यहाँ पर। ठीक, ये फिर 5 से 9 में देखिए जनसंख्या प्रतिशत कितना है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है ना। 15 से 19 वर्ष, इस तरीके से एक जनसंख्या पिरामिड आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, क्या दिखा रहा है, कुछ आयु वर्ग दिखा रहा है, इधर ये आयु वर्ग है। ठीक, और ये प्रतिशत है। ठीक, और ये अलग अलग कलर का है, ये सब दिख रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखिए 0 से 4 वर्ष के लोग बहुत ज़्यादा है ना, स्त्री पुरुष दोनों की बात करें ज़्यादा है। और उसके बाद जैसे जैसे आयु बढ़ रही है ना, देख रहे हैं ना, ये 85 प्लस के बहुत कम लोग बचे हुए हैं। 80 से 84 के लोग देखिए बहुत कम है। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना, इस आयु वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। 0 से 4 वर्ष के बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक, 5 से 9 वर्ष के थोड़ा कम है। फिर 15 से 19 वर्ष के। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जनसंख्या का आयु वर्ग जो है वो कम होता जा रहा है। यही बात ये यहाँ पर चित्र में बताया जा रहा है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए भाई, तो ये भैया क्या दिखा रहा है, ठीक, यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों का है, 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शा रहा है, और मृतकों की संख्या को भी दर्शा रहा है। ठीक, चलिए, जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के जो हैं वो युवा आश्रित लोग हैं, और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक जो है वो वृद्ध आश्रित लोग हैं। तो आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं ये सब। ठीक,
कार्यरत आयु कितनी होती है याद रखिएगा, 15 से 65 वर्ष के लोगों को कार्यरत आयु वर्ग में रखा जाता है और आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है इनको। ठीक, आगे देखिए, एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार चौड़ा है और ऊपर तीव्रता संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग कम हैं। ठीक, इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया जा सकता है। यहाँ देख लीजिए इसको, केन्या वाला ये बगल में देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये जैसे जैसे देख रहे हैं आयु बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ें यही बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक, ये केन्या वाला है। आगे देखिए यहाँ पे कि जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। ठीक, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। ठीक, ये देखिए भारत का पिरामिड देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है। ठीक, इस तरीके से बन रहा है पिरामिड, है ना। चलिए, इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति को ये बता रहा है। आगे देख लीजिए कि कम जन्म दर वाले जापान जैसे देश में आधार पर पिरामिड संकरा है, नीचे उसको वो संकरा हो जाता है। ठीक, घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। तो इसको भी देख लीजिए, ये देख रहे हैं जापान वाले, ये तो यहाँ पर ज़्यादा लोग वृद्ध हैं। ठीक, इस आयु वर्ग में इस तरीके से बन रहा है इसका पिरामिड। तो कुल आगे देखिए कि कुल उत्साही, कुशल, उत्साही, आशावादी, सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र को भविष्य होते हैं, है ना। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे संसाधन हैं। उन्हें योग्य उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाना चाहिए। ठीक, तो ये ना 8th क्लास की थी। 8th क्लास की जो जियोग्राफी है ना वो समाप्त होगी। ठीक, पूरा हो गया। अब हम कोशिश करेंगे आगे की क्लास लेकर के आने के लिए। ठीक, 9th की चलेगी, 10th की, है ना, 11th की, 12th की। ठीक, 8 तक की हमने ज्योग्राफी ख़त्म कर दी है। बहुत जल्दी हम नई क्लास लेकर के आएंगे। ठीक, वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताया करिए और एक बार इसे ज़रूर देखिए, बहुत काम की चीज़ें होती। ठीक, तब तक के लिए भैया नमस्कार।